हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। निम्मी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर सेट 3 के बारे में। ठीक, तो पिछले वीडियो में हमने मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर सेट 2 को डिस्कस किया था, इसमें हम सेट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले फिटर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 3-3 सेट, बेल्डर के 2 सेट ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारे कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं और अक्सर जितने भी मैकेनिकल ट्रेड होते हैं, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, बेल्डर, इसमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन एक दूसरे में देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपका अगस्त में एग्जाम है आईटीआई का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खासकर अगर एमपीटीओ की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। एनपीसीआईएल की तैयारी कोई कर रहा है तो उसके लिए भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 4 ऑप्शंस को, उसके साथ जो इसके पीछे के बेसिक थ्योरी को, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टाइप ऑफ चेक मेनली इम्प्लॉयड टू होल्ड इरेगुलर जॉब? मुख्य रूप से जो हमें इरेगुलर जॉब, अनियमित जॉब को होल्ड करना होता है तो किस प्रकार के चक का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है, जो रेगुलर जॉब होते हैं वो 3 जा चक में होल्ड किए जाते हैं और जो इरेगुलर जॉब होते हैं वो 4 जा चक में या फिर फेस प्लेट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। कॉलेट चक दिया गया है, मैग्नेटिक चक, 3 जा चक और 2 जा कंसेंट्रिक चक। तो यहाँ पर कॉलेट चक, मैग्नेटिक चक, 3 जा चक, ये सभी क्या है? रेगुलर जॉब के लिए हैं बेसिकली। ठीक, जो आपके कह सकते हैं सिलेंड्रिकल जॉब है, ठीक, या कोई राउंड जॉब है तो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर 4 जा चक दिया होता तो वो करेक्ट आंसर हो जाता, या फेस प्लेट होता तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। वो दोनों नहीं है तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है 2 जा कंसेंट्रिक चक, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें बेसिकली क्या होते हैं, इस आपके चक में बेसिकली 2 जा होते हैं जो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका है, यहाँ पर 2 जा कुछ इस प्रकार से लगे होंगे। और इसकी विशेषता क्या होती है? बेसिकली जो ये 2 जा चक होते हैं, इसके जो जॉस होते हैं ये फ्लैट होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ठीक, तो ये किसके लिए यूजफुल होते हैं? बेसिकली जो भी आपका मान लीजिए कोई हेक्सागोनल जॉब है या फिर ऑक्टागोनल जॉब है या कह लीजिए स्क्वायर शेप जॉब है, बेसिकली जहां पर आपको फ्लैट सरफेस मिल सके होल्डिंग के लिए, वहीं पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये अगर बात की जाए सिलेंड्रिकल जॉब के लिए उतने यूजफुल नहीं होते, वहां पर ग्रिपिंग अच्छी से नहीं आ पाती है। नेक्स्ट 3 जा चक की बात की जाए, आप सभी को पता है इसे यूनिवर्सल चक या फिर सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग सिलेंड्रिकल जॉब के लिए, हेक्सागोनल जॉब के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसके जो सभी जॉस होते हैं एक साथ मूव करते हैं, किसके द्वारा? क्राउन व्हील और पिनियन के द्वारा। मैग्नेटिक चक की बात की जाए तो इसका प्रयोग बेसिकली पतले जॉब, थिन जॉब को मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। कॉलेट चक की बात की जाए तो इसे बेसिकली हम ऑटोमेटिक मशीन पर, जैसे सीएनसी मशीन हो गया, सीएनसी लेथ हो गया, उस पर प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली जो स्मॉल डायमीटर के जॉब्स होते हैं जैसे पिंस वगैरह हो गई, उसको क्विकली, शीघ्रता से होल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क्ड एज एक्स? यहाँ पर आपको एक्स से एक एंगल मार्क किया गया है, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो एक्स से जो ये एंगल मार्क किया गया है, इस एंगल का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको ऑप्शन दिया गया है टॉप रेक, साइड रेक, फ्रंट क्लियरेंस, साइड कटिंग एज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉप रेक एंगल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टॉप रेक एंगल। ठीक, बेसिकली रेक एंगल क्या होता है? तो जो फेस की सरफेस होती है और आधार की जो पैरेलल लाइन होती है उसके बीच का जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? रैक एंगल के नाम से जानते हैं। और रैक एंगल अकॉर्डिंग टू यूज के आंसर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने आपको फिगर में दिखाया गया है। और यहाँ पर बेसिकली पूछा जाए रैक एंगल का काम क्या होता है, जो इसका मेन काम होता है शेयरिंग एक्शन के लिए। शेयरिंग एक्शन मीन्स जब हम मटेरियल की कट कर रहे होते हैं तो इसी रैक एंगल के द्वारा, इसी के हेल्प से वो मेटल में क्या करता है? उसको शेयर करता है, उसको कट करता है। ठीक, तो इसके लिए वेरी यूजफुल होता है। अब अकॉर्डिंग टू चिप्स फ्लो के अनुसार हम इसे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पहले वाले फिगर में दिखाया गया है निगेटिव रैक एंगल। ठीक, पहला वाला फिगर यहाँ पर देख रहे होंगे तो क्या दिखाया गया है? इसमें आपको निगेटिव रैक एंगल दिखाया गया है। ठीक, निगेटिव रैक एंगल का प्रयोग कहाँ करते हैं? कई बार आपसे डायरेक्ट एग्जाम में इसे फिगर दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है इसमें
कौन सा रेक एंगल दिखाया गया है, तो ये कौन सा है, निगेटिव रेक एंगल है। प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है कोई हार्ड जॉब है या कोई आपकी तन्य धातु है, ठीक, हार्ड एंड टेनासियस मटेरियल है, बेसिकली जो कार्बाइड टूल्स होते हैं उसका प्रयोग इस पे किया जाता है, ठीक। जो कार्बाइड वाले टूल बनाए जाते हैं उसमें बेसिकली कौन सा एंगल होता है, तो निगेटिव रेक एंगल होता है, हार्ड मटेरियल के लिए यूज करते हैं। दूसरा यहाँ पर आपको दिखाया गया है पॉजिटिव रेक एंगल, जो इसका स्लोप होता है कहाँ होता है, पीछे की तरफ होता है, और नेगेटिव वाले में कहाँ स्लोप होता है, उसका आगे की तरफ होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्लोप क्या है, पीछे की तरफ, कुछ इस प्रकार से चिप्स यहाँ पर निकलती है, ठीक। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो पॉजिटिव रेक एंगल का प्रयोग बेसिकली किया जाता है कोई सॉफ्ट मटेरियल है जहाँ पर हमें अच्छी फिनिशिंग की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं पॉजिटिव रेक एंगल का। ये 3 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच होता है। जीरो रेक एंगल की बात की जाए, जो आपको थर्ड फिगर में दिखाया गया है कि जीरो रेक एंगल का कब प्रयोग करते हैं, तो जब हमें ब्रास की टर्निंग करनी होती है जहां पर काफ़ी छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं, तो उसके लिए बेसिकली हम जीरो रेक एंगल वाले टूल का प्रयोग करते हैं। सीधा एकदम से क्या होता है, फ्लैट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको एक और फिगर दिया गया है गियर का, वहाँ पूछा गया है एक्स से मार्क किए गए गियर का नाम क्या है, ठीक। तो यहाँ पर जो एक्स से मार्क किया गया है गियर, इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम क्या है, तो इसे बेसिकली हम स्पिंडल गियर के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पिंडल गियर कहते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही हो जाएगा। बेसिकली जब हम हेड स्टॉक का जो नोज होता है, स्पिंडल नोज, उस पर ये बेसिकली फिट होता है, स्पिंडल गियर हो गया। इसके नीचे जो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिखाया गया है ये क्या है, टम्बलर गियर यूनिट हो गया। टम्बलर गियर यूनिट के बाद ये जो यहाँ पर ये गियर दिखाया गया है इसको हम कहते हैं ड्राइवर गियर, या फिर इसी को चेंज गियर के नाम से जाना जाता है। और नीचे वाला आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका बेसिकली ड्रिवन गियर, और इसी को हम गियर ऑन लीड स्क्रू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा जो लीड स्क्रू होती है वो ड्राइव की जाती है, इसीलिए इसको ड्रिवन गियर कहते हैं। और ये जो ड्राइवर गियर है, ड्रिवन गियर है, सेम डायरेक्शन में रोटेट करे, इसके लिए यहाँ पर बीच में एक इंटरमीडिएट या आइडलर गियर को यहाँ पर फिक्स किया जाता है। इस पे इसका बेसिकली रेशियो वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका जस्ट काम होता है कि इन दोनों को सेम डायरेक्शन में रोटेट करवाए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द नोज और बेज एंगल ऑफ लेथ टूल। यहाँ पर बेसिकली बात किया गया है जो नोज एंगल की या फिर बेज एंगल की, किसके, लेथ टूल। लेथ टूल मतलब यहाँ पर होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो अगर यहाँ पर हम एक आपको रफली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का फिगर बनाए कुछ इस प्रकार से, मान लीजिए यहाँ पर कोई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बना हुआ है, ठीक, कुछ यहाँ इस प्रकार से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बना हुआ है, और इसके क्या है, यहाँ पर एक आपको इसके पैरेलल लाइन दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या की गई है, पैरेलल लाइन दिखाई गई है। तो अब अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि नोज एंगल क्या होता है, तो बेसिकली जो आपको यहाँ पर एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं साइड कटिंग एज एंगल। क्या कहते हैं, साइड कटिंग एंगल। और इस साइड कटिंग एंगल की जो बेसिकली वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। यहाँ पर जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, ठीक है, जो आपका नीचे की तरफ एंगल बन रहा है इसे हम इंड कटिंग एज एंगल कहते हैं। और इस इंड कटिंग एज एंगल की जो वैल्यू होती है नॉर्मली ये 30 डिग्री रखी जाती है। और यहाँ पर जो दोनों यहाँ पर प्लेन के बीच यहाँ पर जो आपका कोण बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम नोज एंगल या फिर बेज एंगल के नाम से जानते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री इसकी वैल्यू होती है। चूंकि यहाँ पर जो टोटल एंगल बनता है एक लाइन पर कितना बनता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री और 30 डिग्री इस 90 को माइनस करेंगे तो बचेगा आपका क्या, 90 डिग्री। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है व्हिच गियर इज फिटेड टू द मेन स्पिंडल एंड आउटसाइड ऑफ द हेड स्टॉक कास्टिंग। अभी ऊपर ही हमने बात किया था जो आपका स्पिंडल के हेड पर जो कि मेन स्पिंडल पर फिक्स होता है आउटसाइड ऑफ द हेड स्टॉक, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्पिंडल गियर के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम स्पिंडल गियर के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे आपका टम्बलर गियर यूनिट लगा होता है, पीछे आपका फिक्स्ड स्टड गियर लगा होता है, और चेंज गियर यूनिट क्या होता है, उसके नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर पूछा गया व्हाट सेट ऑफ गियर आर अवेलेबल इन ए लेथ फॉर द पर्पज ऑफ फीड चेंजिंग एंड एडिशनल यूनिट। एक अतिरिक्त इकाई के रूप में फीड को बदलने के उद्देश्य से लेथ में गियर का कौन सा सेट उपलब्ध करवाया जाता है। तो बेसिकली किसके द्वारा यहाँ पर गियर को चेंज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं चेंज गियर यूनिट। उसे हम क्या कहते हैं, चेंज गियर यूनिट के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया था कि ये हो गया स्पिंडल गियर और ये हो गया आपका बेसिकली जिसे हम ड्राइवर गियर या फिर इसी को चेंज गियर के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली डायरेक्शन चेंज की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर आपको बेसिकली कैरिज का पूरा मैकेनिज्म दिखाया गया, उसके पार्ट को अलग अलग करके दिखाया गया। पूछ रहा है एक्स से मार्क किए गए पार्ट का नाम क्या है, तो आपको पता है जो सबसे ऊपर वाला है इसे हम क्या कहते हैं, टूल पोस्ट कहते हैं, जिसमें हम कई सारे टूल को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 वे टूल पोस्ट दिखाया गया है। फिर यहाँ पर आपका हो गया कंपाउंड स्लाइड हो गया, ठीक है, टॉप स्लाइड कहते हैं। ये जो एक्स से मार्क किया गया है इसे हम कहते हैं स्विबल बेस। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ग्रेजुएशन मार्क की हुई एक स्विबल बेस बनी हुई है, इसे हम क्या कहते हैं, स्विबल बेस कहते हैं। नीचे आपका एप्रन मैकेनिज्म दिखाया गया है एच स्लॉट वाला, तो बेसिकली ये क्या हो गया, स्विबल बेस यहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, तो यहाँ पर आपको एक थ्रीजा चक दिखाया गया है, ठीक। थ्रीजा चक का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो सिलेंड्रिकल या फिर जो रेगुलर वर्क पीस होती हैं उसको होल्ड करने के लिए। अब एक्स यहाँ पर जो मार्क किया गया है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको क्या बनी हुई, क्राउन व्हील बनी है, छोटे छोटे यहाँ पर आपको गियर्स दिख रहे होंगे जिसमें दांतें कटे हुए हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका है क्राउन व्हील। क्या दिखाया गया है इसमें फिगर में, तो ये आपका क्राउन व्हील दिखाया गया है। इस पर थ्रेड पूछी जाए कौन सी होती है, तो इस पर बेसिकली स्पाइरल थ्रेड कटी होती है। और यहाँ पर जो ये ग्रूव होता है, यहाँ पर जो आपका गियर लगा होता है, यहाँ पर बेसिकली 90 डिग्री के एंगल में आपको पावर को ट्रांसमिट करना होता है। तो कौन से गियर का प्रयोग करते हैं, तो बेवल गियर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से थ्रीजा चक के दूसरे पार्ट को पूछा गया है, तो यहाँ पर जो सर्किल से मार्क किया गया है सर्कुलर, यहाँ पर इस पार्ट को पूछ रहा है। तो इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, तो इसे हम स्क्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रॉल कहते हैं। इसी के द्वारा यहाँ पर जो तीनों जॉज होते हैं ये ऑटोमेटिक एक साथ मूव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर आपको एक फेस प्लेट दिखाया गया और फेस प्लेट में पूछा गया एक्स से मार्क क्या है, तो बेसिकली ये क्या है उसका, बेसिकली ये फेस प्लेट ही है। पूरा का पूरा बात किया जाए कि ये क्या है, इस पूरे अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, फेस प्लेट के नाम से जानते हैं। और अगर नीचे पूछा जाए तो यहाँ पर बेसिकली आपका कोई जॉब को होल्ड किया गया है। यहाँ पर आपका टेल स्टॉक है जिसमें यहाँ पर आपका डेड सेंटर लगा हुआ है जिसके द्वारा हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर इस वाले पार्ट को कई बार मार्क करके पूछ लिया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, काउंटर वेट के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग बेसिकली बैलेंसिंग के लिए किया जाता है। तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो पूरा जो आपको मैकेनिज्म दिखाया गया है क्या है, फेस प्लेट, जो कि इरेगुलर शॉप जॉब को होल्ड करता है। इरेगुलर शेप जो विषम आकृति के जॉब होते हैं जिसको त्रिज्या चक में नहीं पकड़ पाते हैं उसको हम इसमें होल्ड करते हैं। व्हिच लेथ ऑपरेशन द वेवलिंग ऑफ एज ऑफ सिलेंडर और ये बोर्ड टू डिफिनिट लेंथ, बेसिकली कौन सा खराद का ऑपरेशन है जिसके द्वारा हम उसके सिरे को क्या करते हैं, एक निश्चित लंबाई तक बेवल करते हैं। मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, साफ्ट है, ठीक, कोई साफ्ट है, ये हमारा क्या है, उसका एज है। तो इसके एज को क्या करना है, कुछ निश्चित लंबाई तक इस प्रकार से यहाँ पर क्या कर देना है, बेवल कर, या कुछ इस प्रकार से क्या कर देते हैं, ऐसा सा यहाँ पर आपका बेवल कर देते हैं। तो ये जो बेवल करने की प्रोसेस होती है इसको क्या कहते हैं, तो इसे बेसिकली हम कहते हैं चैम्फरिंग, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, चैम्फरिंग के नाम से जानते हैं, ठीक। ये आपका होल में भी होता है और ये आपका साफ्ट के लिए भी होता है। बेसिकली चैम्फरिंग प्रोसेस क्यों की जाती है, तो यहाँ पर आपका शार्प एज को रिमूव करने के लिए, बर्स को जो माइनर बर होते हैं, बर फोल्ड होते हैं उसको रिमूव करने के लिए, साथ ही आपका अच्छा दिखे इसके लिए। और जब हम क्या करते हैं, होल और शाफ्ट को फिट कर रहे होते हैं तो उस समय इनिशियल यहाँ पर चैम्फरिंग के कारण ही वो इजी उसमें क्या होता है, होल्ड हो पाता है, जिससे आसानी से उसको हम फिट कर ले जाते हैं। तो कई सारे इसके पर्पज होते हैं, साथ ही अच्छा देखने के लिए भी इसका यूज करते हैं, तो काफ़ी अच्छी लुकिंग भी इससे आती है। बट मेन जो होता है शार्प एज को रिमूव करना, बर्स को रिमूव करना और फिटिंग करते समय अलाइनमेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज सर्कुलर इन शेप एंड द एज इज ग्रेजुएटेड इन डिग्री। तो बेसिकली अगर आप बेसिक आप उसको वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को देख के अगर इसका आप आंसर करना चाहें तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा है जो आकार में क्या होता है, गोलाकार होता है और किनारे को डिग्री में ग्रेजुएशन किया जाता है, ठीक। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन बने होते हैं किस पे बने होते हैं, डिग्री में। तो डिग्री में ग्रेजुएशन बेसिकली किस पर बने होते हैं, डिस्क पर बने होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बट यहाँ पर जो निम्मी के द्वारा आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है, इसका आंसर डायल दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, Which part of vernier bevel protector is having parallel groove in the center। तो बेसिकली वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा होता है जिसके मध्य भाग में क्या होता है, ग्रूव कटा होता है, तो क्या होती है, ब्लेड होती है, जिस पर आपका क्या जो आपकी ब्लेड होती है जहां पर ये मैकेनिज्म बेसिकली उसमें स्लाइड करता है उसको हम क्या करते हैं, बोल्ट के द्वारा उसमें कहीं भी क्लैंप कर सकते हैं, ठीक।
नेक्स्ट बात किया जाए यहाँ पर एक्स से चिन्हित भाग के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर जो एक्स से मार्क किया गया पार्ट क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये ग्रेजुएशन बनी हुई है, किसमें, डिग्री में ग्रेजुएशन बनी हुई है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मेन स्केल कहते हैं। और यहाँ वाले पार्ट को पूछा जाए तो इसको क्या कहते हैं, हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ये आपकी हो गई ब्लेड, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कि यहाँ बीच में क्या होता है, एक पूरा का पूरा ग्रुप आप देख पा रहे होंगे बना है, जिस पर ये पूरा मैकेनिज्म आपका स्लाइड करता है और यहाँ पर बोल्ट से इसको हम टाइट कर सकते हैं। ये हो गया स्टॉक वाला पार्ट, जो कि यहाँ पर बेसिकली एंगल को मेजरिंग करते समय, मार्किंग करते समय रेफरेंस के सरफेस पर इसको हम रखते हैं और ये मेजर किए जाने वाले सरफेस पे रखते हैं। एक्यूरेसी कितनी होती, तो 5 मिनट की एक्यूरेसी में मेजर कर सकता है या मार्क कर सकता है। तो यहाँ पर एक्स के द्वारा क्या दिखाया गया है, तो एक्स के द्वारा यहाँ पर मेन स्केल को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर पूछा गया है कि ये यहाँ पर एक्स से बेसिकली क्या मार्क किया गया है, तो इसका अगर आप बेसिकली देखेंगे तो आपका डायल होता है, लेकिन इसके अनुसार क्या है, निम्मी के अनुसार ये उत्तर हो जाता है डिस्क। निम्मी के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिस्क है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, यहाँ पर एक टूल दिखाया गया है, उसका नाम पूछ रहा है कि ये टूल क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेसिकली दो पार्ट हैं, इसमें आप कह लो या तो ग्रूविंग कर रहा है या फिर कह लो यहाँ पर सीधा सीधा इसको पार्टिंग ऑफ कह रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या है, आगे की जो एज है ज़्यादा चौड़ी है, पीछे की एज थोड़ी कम है, तो यहाँ बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, तो यह पार्टिंग ऑफ टूल है। कौन सा टूल है, पार्टिंग ऑफ टूल है, जिसका प्रयोग किसी भी पार्ट को, किसी भी शाफ्ट को दो भागों में, ये आपका अलग भाग हो जाएगा, आपका अलग भाग हो जाएगा, अलग अलग भागों में बांटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इस पर एंगल कितना दिया जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम मैक्सिमम 2 डिग्री का एंगल दे सकते हैं। जितने भी पार्टिंग ऑफ टूल होते हैं या कह लीजिए अंडर कटिंग टूल होते हैं, उस पर हम मैक्सिमम 2 डिग्री का एंगल यहाँ पर देते हैं, जिससे कि आगे वाला सिरा हमारा थोड़ा चौड़ा रहे, पीछे वाला सिरा हमारा थोड़ा सा पतला रहे, जिससे ईजिली एक कार्य के ग्रुप में प्रवेश कर सके, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स। यहाँ पर जो एक्स के द्वारा मार्क किया गया इस एंगल के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा एंगल बनना है, तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं, तो ये आपका फ्रंट वाला हो जाए, फ्रंट के बाद ये आपका साइड में दिख रहा है, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइड कटिंग एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, साइड कटिंग एंगल, या इसी को कई बार अप्रोच एंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली आपका साइड कटिंग एज एंगल होता है। साइड कटिंग एज एंगल का काम क्या होता है, तो इसके द्वारा बेसिकली हम ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट दे सकते हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर टूल पर लोड पड़ता है उसको भी क्या कर सकते हैं, हम लोड को रिड्यूस कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोड को रिड्यूस ये करता है। और मेन काम होता है कि इसी के द्वारा डेप्थ ऑफ जो कट होता है वो निर्धारित किया जाता है। अदर यहाँ पर बात की जाए, जैसे यहाँ पर साइड रेक एंगल दिया गया है, तो इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर की तरफ आपका क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में यहाँ पर आपका साइड रेक एंगल बना होता है। साइड रेक एंगल का क्या होता है, जो आपका बेसिकली जो टॉप रेक एंगल होता है इसको सपोर्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ इसके द्वारा यहाँ पर जो चिप्स होती है इजीली फ्लो भी कर जाती है। अगर बात किया जाए फ्रंट क्लियरेंस एंगल के बारे में कि फ्रंट क्लियरेंस एंगल कहाँ होता है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका ये सामने की ओर, सामने की साइड बात किया जाए तो यहाँ पर आपका बेसिकली बनता है फ्रंट क्लियरेंस एंगल, ठीक। और फ्रंट क्लियरेंस एंगल का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है कि जो रविंग एक्शन होता है उसको रिड्यूस किया जाए, कम से कम किया जाए रविंग एक्शन को, तो उसका बेसिकली ये काम होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ टेपर। तो बेसिकली जब हम लेथ में क्या करते हैं, टेपर टर्निंग कर रहे होते हैं, तो टेपर टर्निंग करते समय वहाँ पर हमें टेपर एंगल को फाइंड आउट करना होता है। तो टेपर एंगल को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो होता है tan थीटा बराबर कैपिटल D माइनस स्मॉल d बटा 2 इंटू एल, जहाँ पर एल होती है लेंथ ऑफ द जॉब। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट हो जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाई 2l। मान लीजिए आपका कोई क्या है, जॉब है हमारा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, कोई जॉब है, ठीक, जिसपे हमें क्या करनी है, टेपर टर्निंग करनी है। तो ये हो गया आपका कैपिटल D, ठीक, और ये हो गया आपका स्मॉल d हो गया, स्मॉल d हो गया, और जितनी लंबाई में यहाँ टेपर टर्निंग करनी है ये हो गया आपका स्मॉल l हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल D किसको दिखाता है, बड़े डायमीटर को, स्मॉल d छोटे डायमीटर को, स्मॉल l हो गया बेसिकली आपका जितने लंबाई में टेपर टर्निंग यहाँ पर हमको करनी है। तो tan थीटा बराबर D माइनस D बाई 2l,
इसके द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालते हैं और डायरेक्ट यहाँ पर आपको एंगल में सीधा यहाँ पर पूछा जाए कैसे हम निकालेंगे कितना हमारा डिग्री है, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ हम क्या करते हैं, इसको 57.3 से या 630/11 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पर हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे जो कैलकुलेट करोगे डिग्री में आएगा। अब उसको आपको कन्वर्ट करने के लिए mm वगैरह में हमको क्या करना होता है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हिच एलिमेंट ऑफ टेपर इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर इन मेट्रिक टेपर। मेट्रिक टेपर में बेसिकली वो कौन सा एलिमेंट होता है जिसको हम क्या करते हैं, संख्या के द्वारा दिखाते हैं। तो बेसिकली अगर बात की जाए मेट्रिक टेपर की, तो मेट्रिक टेपर बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका सेल्फ होल्डिंग टेपर। अब सेल्फ होल्डिंग जो टेपर होता है इसमें आपको इंक्लूडेड एंगल पूछा जाता है कि कितना होता है, तो 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकंड इसका इंक्लूडेड एंगल होता है। दूसरा आपका होता है क्विक रिलीजिंग टेपर। तो जो क्विक रिलीजिंग टेपर होता है, मेट्रिक क्विक रिलीजिंग टेपर, इसको हम किस में दिखाते हैं, नंबर में दिखाते हैं। ठीक, जैसे 30 40 45 50। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये किसको दर्शाते हैं, तो यहाँ पर उसके बिग डायमीटर, जो बड़ा डायमीटर होता है उसको दर्शाते हैं। ठीक, और इसके बेसिकली प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जैसे लेथ मशीन का स्पिंडल हो गया, उसके नोज के बाहरी साइड में हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। कई बार यहाँ से आपकी इसकी टेपर कोनिसिटी पूछी जाती है, तो 1:20 क्या होती है, इसकी टेपर कोनिसिटी होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर्स में किसको दिखाते हैं, तो जो बिग डायमीटर होता है, बड़ा डायमीटर, उसको यहाँ नंबर में दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड पिन टेपर इन ब्रिटिश सिस्टम। अगर हम स्टैंडर्ड पिन टेपर की बात करें ब्रिटिश सिस्टम में कि उसमें टेपर रेशियो कितना होता है, तो ब्रिटिश में होता है 1:48। क्या होता है, 1:48, या इसी को कई बार आपसे मिलता है लिखा हुआ 1/4 इंच टेपर पर फुट। ठीक है, मतलब 1 फुट में 1/4 इंच क्या होता है, टेपर होता है, या कहा जाए 1:48 का रेशियो होता है। किस में होता है, ब्रिटिश में। मेट्रिक में पूछा जाए तो मेट्रिक में कितना होता है, 1:50 होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेट्रिक में कितना होता है, 1:50, ब्रिटिश में 1:48 या 1/4 इंच टेपर पर फुट, इसको भी ध्यान में आप रख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मेट्रिक एक्मे थ्रेड। मेट्रिक एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो यहाँ सीधा सीधा दिया गया है मेट्रिक एक्मे थ्रेड। तो एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है, 29 डिग्री होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रेड होती है, काफ़ी शक्तिशाली थ्रेड होती है, मजबूत थ्रेड होती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली इसका प्रयोग आप देखें तो जो आपकी लेथ मशीन की लीड स्क्रू होती है उसमें इसका बेसिकली सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड। तो स्क्वायर थ्रेड के डेप्थ की बात की जाए या स्क्वायर थ्रेड के विड्थ की बात की जाए या फ्लैट टू फ्लैट की बात की जाए, कोई भी आपको वहाँ पर पैरामीटर निकालना है तो उसका फार्मूला होता है डेप्थ इक्वल टू 0.5/TPI। ठीक, 0.5 डिवाइडेड बाई TPI, या इसी को कई बार आपसे पूछा जा सकता है अगर TPI ना हो, ठीक, पिच पता हो तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू पिच। ठीक, 0.5 इंटू पिच, ये भी इसका फार्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है। ये भी बेसिकली जो स्क्वायर थ्रेड होती है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थ्रेड होती है जिसका प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में करते हैं, जैसे वाइस का स्पिंडल हो गया, प्रेस हो गया, स्क्रू जैक हो गया, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, बहुत सारे यहाँ पर इसके यूज होते हैं बेसिकली पावर ट्रांसमिशन में। एक्मे थ्रेड और ये आपकी स्क्वायर थ्रेड दोनों के दोनों मोस्ट यूजफुल जो है वो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है एक्स से मार्क किए गए पार्ट को पूछा गया है। तो इस पूरे अरेंजमेंट की बात की जाए तो बेसिकली क्या है, साइन बार का अरेंजमेंट है जिसके द्वारा यहाँ पर हम किसी जॉब के टेपर के एंगल को निकाल रहे हैं। अब साइन बार के द्वारा 1 मिनट की एक्यूरेसी में यहाँ पर टेपर के एंगल को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है साइन बार दिखाया गया है। ठीक, ये उसके 2 रोलर्स होते हैं और इन दोनों रोलर के बीच की जो डिस्टेंस होती है यही क्या होती है, साइन बार की लंबाई होती है, जिसके द्वारा इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। इसमें होल्स कटे होते हैं इजी फॉर क्लैंपिंग के लिए। यहाँ पर आपको DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग दिखाया गया जिसके द्वारा यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं कि परफेक्टली यहाँ पर हमारा साइन बार सेट है कि नहीं। जब यहाँ पर परफेक्ट सेट होगा तो इसमें इसके पॉइंटर में कोई डेविएशन नहीं होगा, नहीं होता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लिप गेज उसके अनुसार प्लस माइनस करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो एक्स से मार्क किया गया है ये वाला पोर्शन ये क्या है, सेट ऑफ स्लिप गेज है। कई सारे स्लिप गेज यहाँ डिफरेंट थिकनेस के प्रयोग किए गए हैं। ठीक,
तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। किसको वहां पर दिखाया गया है, तो स्लिप गेज को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेपर रेशियो फॉर ए टेपर लेंथ ऑफ 20 यूनिट, द डिफरेंस इन डायमीटर इज 1 यूनिट। तो बेसिकली यहाँ पर बात किया गया है कि टेपर का रेशियो यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द टेपर रेशियो। टेपर रेशियो क्या होगा अगर टेपर की लंबाई 20 है और डिफरेंट ऑफ डायमीटर क्या है, 1 है। तो हम सभी जानते हैं अगर हमें क्या निकालना है, टेपर रेशियो निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, मतलब बड़े डायमीटर में से छोटा डायमीटर घटाइए और फिर उसको क्या करना है, एल जो आपकी लेंथ ऑफ टेपर है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको टेपर रेशियो मिलता है। टेपर रेशियो हमें निकालना है, दिया क्या गया है, डिफरेंस बिटवीन डायमीटर, कैपिटल डी और स्मॉल डी का जो डिफरेंस है कितना है, 1 है, और लेंथ ऑफ टेपर कितना है, 20 है। तो ये क्या आ गया आपके सामने, 1:20 आ गया। ठीक, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1:20। तो 1:20 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हिच मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज पॉसिबल व्हेन द वर्क इज होल्ड बिटवीन सेंटर्स ओनली। तो यहाँ पर जब केवल और केवल सेंटर के बीच हम जो आपको होल्ड करते हैं, तो किस मेथड के द्वारा यहाँ पर टेपर टर्निंग की जाती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जब केवल और केवल सेंटर के बीच पूछा जाए किसके द्वारा कर सकते हैं, तो हम बेसिकली करते हैं टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, तो टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के द्वारा टेपर टर्निंग की जाती है। कब प्रयोग करते हैं टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का, तो जब हमें क्या करना होता है, लंबाई यहाँ आपकी जो आपकी ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा लंबाई पर, और एंगल की वैल्यू क्या हो, कम हो। ठीक, तो जब अधिक लंबाई पर कम कोण का टेपर काटना होता है तो वहां पर टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके विपरीत जो कंपाउंड रेस्ट मेथड होता है, कंपाउंड स्लाइड मेथड होता है, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली छोटे जॉब पर करते हैं, जहां पर लंबाई हमारी क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है, और जो एंगल की वैल्यू क्या होती है, एंगल की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी स्टीप टेपर यहाँ पर इसके द्वारा हम काट सकते हैं। जो यहाँ पर फॉर्म टूल मेथड दिया गया है, तो फॉर्म टूल मेथड का भी बेसिकली प्रयोग किया जाता है आपकी कम लंबाई, छोटे जो आपकी लंबाई पर टेपर को काटने के लिए। इसके द्वारा किसी भी एंगल पर टेपर काट सकते हैं। जिस भी एंगल पर हमें टेपर काटना होता है उस एंगल का हमें क्या चाहिए, वहाँ पर उसी फॉर्म में टूल चाहिए, और जितनी टूल की यहाँ पर विड्थ होगी उतनी ही लंबाई में हम टेपर को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट की बात की जाए कि इसका प्रयोग कब करते हैं, तो इसका प्रयोग बेसिकली अप टू 10 डिग्री के थ्रेड को 10 डिग्री के टेपर को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा 10 डिग्री तक का यहाँ पर हम टेपर को कट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द थ्रेड। चूड़ी के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो आप सभी को पता है किसका प्रयोग किया जाता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसमें जो एनबिल लगी होती है और जो स्पिंडल लगी होती है एक विशेष प्रकार की होती है, किस शेप में, कोनिकल शेप में होती है, जिसका एंगल कितना होता है, तो एनबिल और स्पिंडल दोनों का एंगल 60 डिग्री होता है, जिससे क्या कर सकते हैं, आपस में जाके यहाँ पर बैठ जाते हैं इजीली, और इसके द्वारा हम थ्रेड के डायमीटर को बेसिकली जो पिच डायमीटर होता है थ्रेड का, उसको इसके द्वारा मापा जाता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहरी माप के लिए, इनसाइड माइक्रोमीटर अंदरूनी माप के लिए फ्रेमलेस होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर बेसिकली किसी ब्लाइंड होल की डेप्थ चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें जो ग्रेजुएशन होती है रिवर्स डायरेक्शन में बनी होती है, एक्सटेंशन रॉड के द्वारा इसके साइज को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेड ऑफ स्लिप गेज यूज्ड फॉर प्रिसीजन टूल रूम एप्लीकेशन। तो टूल रूम एप्लीकेशन के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं, किस ग्रेड के स्लिप गेज का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो स्लिप गेज होते हैं 4 ग्रेड में पाए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रेड 2 होता है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ग्रेड 2 होता है इसका प्रयोग वर्कशॉप के लिए किया जाता है। जो ग्रेड 1 होता है इसका प्रयोग हम करते हैं इंस्पेक्शन के लिए या फिर टूल रूम एप्लीकेशन के लिए। तो जो ग्रेड 1 की एक्यूरेसी का स्लिप गेज होता है इसी का प्रयोग किया जाता है टूल रूम और इंस्पेक्शन पर्पज के लिए। फिर जो ग्रेड 0 की होती है एक्यूरेसी की स्लिप गेज, उसका प्रयोग कैलिब्रेशन के लिए करते हैं, और ग्रेड जो 00 होता है इसे हम मास्टर गेज या रेफरेंस गेज के नाम से जानते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ टेपर टर्निंग। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ग्रेजुएशन बनी हुई है, तो ये क्या है, स्विबल बेस है जो कि आपका कंपाउंड स्लाइड में लगा होता है, तो उसके द्वारा यहाँ पर टेपर काटा जा रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो आपकी लंबाई क्या है बहुत ही कम है, लेकिन टेपर का एंगल क्या है बहुत ज़्यादा है, तो स्टीप टेपर यहाँ पर काटा जा रहा है। तो कौन सा मेथड हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कंपाउंड स्लाइड मेथड। ठीक, कौन सा मेथड हो जाएगा, कंपाउंड स्लाइड मेथड के द्वारा यहाँ पर बेसिकली टेपर को कट किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आइडेंटिफाई द टेपर टर्निंग मेथड। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ये टूल दिखाया गया है क्या है, बेसिकली ये फॉर्म टूल मेथड दिखाया गया है। जितनी लंबाई का यहाँ पर इसका विड्थ होती है, विड्थ ऑफ द क्या होती है टेपर, उतनी ही लंबाई का यहाँ पर हम थ्रेड को कट कर सकते हैं। तो बहुत ही छोटे टेपर को यहाँ पर कट करने के लिए, कम एंगल पर टेपर को कट करने, बहुत ही छोटी लंबाई पर टेपर को कट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, फॉर्म टूल मेथड का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉर्म टूल मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ गियर रेशियो फॉर कटिंग थ्रेड। थ्रेड को कट करने के लिए गियर का रेशियो कैसे निकालते हैं, गियर का अनुपात कैसे निकालते हैं। तो ये बेसिकली होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही हो जाएगा, ड्राइवर बटा ड्रिवन इक्वल टू लीड ऑफ द वर्क अपॉन लीड ऑफ द लीड स्क्रू। मतलब जो हमारा ड्राइवर गियर है, ठीक, बटा क्या होता है हमारा यहाँ पर ड्रिवन गियर होता है, इक्वल क्या होता है लीड ऑफ द वर्क पीस। यहाँ पर जो आपकी वर्क पीस है, ठीक, वर्क है जो कार्यखंड है, उसकी लीड क्या है, बटा लीड ऑफ द लीड स्क्रू, जो हम लीड स्क्रू प्रयोग कर रहे हैं उसकी लीड कितनी है। मान लो यहाँ पर आपको लीड ना पता हो, ठीक, आपको क्या पता हो, टीपीआई पता हो, तो हम जानते हैं लीड क्या होता है, 1/TPI होता है, जस्ट उसका अपोजिट रेसिप्रोकल होता है। तो इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा टीपीआई ऑन द लीड स्क्रू, कि लीड स्क्रू की आपकी टीपीआई कितनी है, और डिवाइडेड बाय जो आपको वर्क पीस पर थ्रेड पर इंच काटना है, ठीक, जो भी आप थ्रेड पर इंच काटने वाले हैं किस पर, वर्क पीस पर, उसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ से भी आपको गियर रेशियो देखने को मिल जाता है। तो दो होता है, ड्राइवर बटा ड्रिवन इक्वल टू लीड ऑफ द जॉब बटा लीड ऑफ द लीड स्क्रू, या फिर टीपीआई थ्रेड पर इंच ऑन द लीड स्क्रू डिवाइडेड बाय टीपीआई टू बी कट ऑन द जॉब। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर गियर रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया, पूछा गया है इसमें से किस प्रकार की एनबिल का प्रयोग किया गया है। तो ऊपर ही अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर 60 डिग्री की जो एनबिल होती है, स्पिंडल होती है, कहाँ पर होती है, तो ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में होती है। किस में होती है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में होती है, जिसका प्रयोग बेसिकली यहाँ पर इफेक्टिव डायमीटर या पिच डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक गियर ट्रेन दिखाया गया है, पूछा गया है इसमें कौन सा गियर ट्रेन है, कौन सा यहाँ पर मैकेनिज्म दिखाया गया है। तो बेसिकली क्या है, एक से अधिक गियर हैं, कंबाइंड गियर हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं, जिसमें आपका हो गया ड्राइवर, ये हो गया ड्रिवन, और इन दोनों को सेम डायरेक्शन में रखने के लिए यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है इंटरमीडिएट गियर या फिर आइडलर गियर, जिसका काम होता है कि जो ड्राइवर की रोटेशन है उसको ड्रिवन तक पहुंचाना है और दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट करें, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसका रेशियो, वेलोसिटी रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हिच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ एक्मे थ्रेड। एक्मे थ्रेड की आपको डेप्थ निकालनी है, ठीक, कितनी गहराई तक एक्मे थ्रेड होती है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्मे थ्रेड की जो डेप्थ होती है वो कैलकुलेट की जाती है 0.5 प्लस 0.01 इंच, ठीक है, क्या होती है 0.5 पी, 0.5 क्या होती है पी। यहाँ पर जो डेप्थ होती है वो कैसे निकालते हैं, तो डेप्थ इक्वल टू 0.5 इंटू पिच प्लस 0.01 इंच, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक्मे थ्रेड की डेप्थ को निकालते हैं। तो यहाँ पर नियरेस्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू पिच, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 0.6134, इसकी बात की जाए तो किसका होता है, तो एक आपका मेट्रिक थ्रेड का डेप्थ होता है। 0.6403 की बात की जाए तो ये होता है आपका ब्रिटिश थ्रेड की डेप्थ होती है। 0.75 की बात की जाए कि जो 0.7 होती है ये किसकी डेप्थ होती है, तो बेसिकली बटरेस थ्रेड की डेप्थ होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एंगल ऑफ साटूथ थ्रेड। साटूथ थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो साटूथ थ्रेड बेसिकली ये क्या होती है, मॉडिफाइड एक्मे थ्रेड ही होती है। इसका एंगल कितना होता है, 30 डिग्री इसका एंगल होता है, और एक्मे थ्रेड का 29 डिग्री एंगल होता है। 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल होता है बटरेस थ्रेड का। 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री की बात करो तो ये किसका होता है, स्क्वायर थ्रेड का एंगल होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको एक थ्रेड दिखाया गया है, पूछा गया है कौन सी थ्रेड है जो यहाँ पर आपको सेमी सर्कुलर शेप में दिखाई गई है। तो ये बेसिकली कौन सी थ्रेड होती है, तो सेमी सर्कुलर शेप में आपको नक्कल थ्रेड दिखाई गई है। कौन सी थ्रेड है ये, बेसिकली नक्कल थ्रेड है। नक्कल थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है,
तो नक्कल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है बेसिकली आपका जो हौज कनेक्शन होते हैं उसमें, या जो रेलवे की कपलिंग होती है। मोस्ट यहाँ पर एग्जांपल जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रेलवे की कपलिंग होती है वहाँ पर किस थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, तो रेलवे की कपलिंग में नकल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। और जो वाल्व के स्पिंडल वगैरह होते हैं उस पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल एट व्हिच द कंपाउंड रेस्ट इज टू सेट फॉर टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग करते समय हमें कंपाउंड रेस्ट को जिस एंगल पे ऑफसेट करना है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, तो ऊपर ही हमने डिस्कस किया tan थीटा इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2 इंटू यल। ये क्या हो जाता है, करेक्ट फार्मूला हो जाता है हमारा कंपाउंड रेस्ट मेथड के द्वारा यहाँ पर टेपर का एंगल निकालने के लिए। अगर यही मान लो पूछ लिया जाए आपका टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड से, तो इसी में क्या हम करेंगे, गुणा कर देंगे कैपिटल एल से। ठीक है, क्या करेंगे, कैपिटल एल कि जो आपकी पूरी लंबाई क्या है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टेल स्टॉक के द्वारा ऑफसेट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए तो व्हाट इज बेस्ट वायर इन थ्रेड मेजरमेंट। थ्रेड मेजरमेंट में सब बेस्ट वायर एक टर्म होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, तो बेसिकली बेस्ट वायर वो वायर का साइज होता है जो क्या होता है उसके पिच लाइन पर बेसिकली फिट होता है। तो क्या कहेंगे इसको हम, कॉन्टेक्ट इज एट पिच लाइन, जो उसके पिच लाइन पर कांटेक्ट करता है उससे मेल खाता है वही उसका क्या होता है, बेस्ट वायर साइज होता है। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, पिच डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेप्थ ऑफ स्क्वायर थ्रेड हैविंग 6 mm पिच। कोई यहाँ पर स्क्वायर थ्रेड है जिसकी पिच कितनी है, 0.6 mm दी गई है। अब पूछ रहा है कि उसका क्या डेप्थ कितना होगा, तो ऊपर ही हमने डिस्कस किया था जो स्क्वायर थ्रेड की डेप्थ होती है वो कैसे निकाल दी जाती है, 0.5 इंटू पिच। तो पिच यहाँ पर कितनी गई है, 6 दी गई है, 0.5 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 3 mm इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो स्क्वायर थ्रेड है उसकी डेप्थ कैसे निकालते हैं, 0.5 इंटू पिच, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएगी, 3 mm निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली ये 38 क्वेश्चन थे किसके, मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर सेट थर्ड के, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अब आगे यहाँ पर आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर ड्राइंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, और ड्राइंग के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा आपको 50 नंबर से यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन, जिसमें अंग्रेजी के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और कॉमन यहाँ पर जो एटीट्यूड वगैरह होते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चन को बेसिकली हमने डिस्कस कर रखा है अपने फिटर का जो फर्स्ट ईयर है, कहाँ पर, जब आप फिटर का ओपन करेंगे वहां पर फर्स्ट ईयर को ओपन करेंगे, और फर्स्ट ईयर में जब आप सेट 3 को ओपन करेंगे तो वहां पर इन सारे क्वेश्चन को जो 39 नंबर से लेकर के, कहां से, 39 नंबर से लेकर के 75 नंबर तक का जो क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, इसको हमने फिटर फर्स्ट ईयर सेट 3 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो फिर से हम यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बेकार में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जिससे यहाँ पर लोगों का जो अटेंशन होता है पूरा बन नहीं पाता है। ठीक, तो थ्योरी के क्वेश्चन को आप इस वीडियो से देख सकते हैं, और यहाँ पर 39 से 75 नंबर के जो क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के, ड्राइंग के, इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है फिटर फर्स्ट ईयर के सेट थर्ड में। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आई बटन पे दे देंगे, तो वहां से जा करके आप वीडियो को देख सकते हैं, स्किप नहीं करना है आपको। ठीक, मान लीजिए हम इस पेपर में सॉल्व नहीं करवा रहे हैं तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो जा करके देखना है। कहाँ से देखना है, आपका जो फिटर फर्स्ट ईयर का सेट 3 है वहां से उस वीडियो को जा करके देखना है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अगर आप देखोगे नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप समय निकाल के उसको देखिएगा। और कोई फीडबैक होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताइएगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।